ओके, सो आज हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाट आर योर माइक्रो एरेज। बेसिकली दीज आर द टेक्निक्स जो बायोलॉजिकल साइंसेज में यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई द चेंजेस इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, और क्रोमोसोम में कोई लॉस या ऐड हुआ है या डुप्लीकेशन हुआ है। सो उसके लिए ये आपकी साइटोजेनेटिक टेक्निक्स होती हैं। सो व्हाट इज़ अ माइक्रो एरे? माइक्रो एरे इज़ बेसिकली नथिंग बट इट इज़ सिंपली अ ग्लास और सिलिकॉन स्लाइड जिसके सरफेस पे कुछ लोग एरेड हम लोग लोड कर देते हैं। जैसे ये आपका एक है, इस ग्लास सरफेस जिसमें छोटा सा, अगर आप इसको देखेंगे इसमें स्मॉल स्मॉल वेल्स टाइप के होते हैं। इट कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली दिस नाइन नंबर ऑफ फीचर्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ये थोड़ा सा मतलब बहुत माइक्रोमीटर के साइज़ में होता है आपके माइक्रो एरेज। सो दीज आर यूज फॉर जनरली हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस ऑफ योर म्यूटेंट प्रोटीन एंड योर नॉर्मल प्रोटीन और योर डीएनए। ठीक है, तो आपका क्या करते हैं, ये बेसिकली टेक्निक्स क्या है कि आपको पेशेंट और कोई पेशेंट का डीएनए है और किसी कैंसर पेशेंट का डीएनए और एक नॉर्मल इंडिविजुअल का डीएनए। सो यू वांट टू चेक इन दोनों के जीनोम में क्या डिफरेंसेस हैं। सो उसको चेक करने के लिए दीज आर द माइक्रो टेक्निक, दिस इज द माइक्रो एरे विच इज़ यूज्ड। सो इट इज़ अ कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज मेजर्ड। So micro arrays are read using laser based fluorescence detector and this process is high throughput मतलब एक टाइम पे बहुत सारे आप जीन्स को एक साथ एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। सो व्हाट इज़ अ क्रोमोसोमल माइक्रो एरे? क्रोमोसोमल माइक्रो एरे इट इज़ अ cytogenetic test used to determine if there are chromosomal imbalances either large or smaller। मतलब क्रोमोसोम में कोई डिसबैलेंस है क्या, कि अगर आपका कोई ये रेफरेंस मान लीजिए ये आपका रेफरेंस जीनोम है और ये आपका सैंपल जीनोम है जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं, तो आप दोनों पता करना चाहते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर डिलीशन के केस में क्या होगा कि इसमें से कोई एक रीज़न जो है वो डिलीट हो गया होगा जो आपके सैंपल जीनोम में नहीं आया होगा। ठीक है, सो दीज आर द टेक्निक्स। क्रोमोसोमल माइक्रो एरे क्या करता है कि आपको ये ऐसे कुछ चीज़ें ढूंढ सकते हैं आप कि जब आप कंपेयर करेंगे रेफरेंस जीनोम में और सैंपल जीनोम में कि दोनों में क्या डिफरेंस है, किसी में कोई ऐड हुआ है, किसी में कोई डिलीट हुआ है। तो दीज कैन बी लार्ज differences can also be detected and smaller differences can also be detected। लार्ज तो आपका पूरा कंप्लीट कैरियोटाइपिंग अगर करें तो उसमें भी दिख जाएगा क्योंकि वो आपका मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स में होगा। और स्मॉलर में आपका आता है माइक्रो डिलीशंस और माइक्रो डुप्लीकेशंस। माइक्रो डिलीशंस जैसे ये आपका कि 10 बेस पेयर डिलीट हो गए या 50 बेस पेयर डिलीट हो गए। डुप्लीकेशन दूसरा इवेंट क्या हो सकता है कि आपका ये पूरी रीजन जो आपका एज इट इज़ डुप्लीकेट हो गया हो, तो ये दिस कैन ऑल्सो आइडेंटिफाइड। इंसर्शन में आपका यहाँ पे कुछ नहीं था लेकिन यहाँ पे एक सेगमेंट ऐड हो गया 10-20 बेस पेयर्स का, वो आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है आपके अनबैलेंस्ड के एग्जाम्पल। बैलेंस्ड एग्जाम्पल्स क्या होंगे, आपका इन्वर्जन अगर हुआ है तो इन्वर्जन का मतलब क्या है कि आपका ये सेगमेंट ऐसे था तो उसको पलट के सेगमेंट इस डायरेक्शन में हो गई, तो उसका फंक्शनैलिटी ऑब्वियसली बदल जाएगी, बट उसमें आप स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं बता सकते कैरियोटाइपिंग से या फिर माइक्रो एरे से, क्योंकि आपका साइज़ में कोई चेंज नहीं हुआ है। जितना जो भी आपका साइज़ इनिशियल था वही का साइज़ सेम है, पर उसकी ओरिएंटेशन अलग हुई है। या फिर ट्रांसलोकेशन हो जाए कि जैसे आपका क्या हुआ कि ये दोनों रेफरेंस जीनोम में क्या हुआ था, ये वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये आपका सैंपल वाले जीनोम में आ गया। तो दीज आर ऑल योर बैलेंस्ड एग्जाम्पल। सो CMA विच डिटेक्ट्स इम्बैलेंसेज इन किलोबेस रेंजेस रेडिली डेमोन्स्ट्रेट्स इट्स सुपीरियरिटी ओवर स्टैंडर्ड कैरियोटाइपिंग विच इज़ लिमिटेड टू इम्बैलेंसेज ग्रेटर देन 7 to 10 मिलियन बेस पेयर्स। मतलब आपका जो SN में है वो आपका छोटे चेंजेस को भी पकड़ सकता है, और आपका जो कैरियोटाइपिंग है दैट कैन ओनली डिटेक्ट द चेंजेस इन द रेंज ऑफ 7 to 10 मिलियन बेस पेयर्स। ठीक है, अब इसके दो टाइप हैं। CMA टेक्निक्स दो टाइप की होती है, एक है कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन जिसको हम पहले देखेंगे, उसके डिटेल में देखेंगे। दूसरी है आपकी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जो SNP के बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करते हैं। तो CGH क्या है? CGH बेस्ड एरेज कंपेयर अ पेशेंट DNA टू अ नॉर्मल कंट्रोल DNA सैंपल टू आइडेंटिफाई एरिया दैट आर ईदर ओवर और अंडर एक्सप्रेस्ड इन द पेशेंट सैंपल। मतलब एक आपका पेशेंट का सैंपल होगा, एक आपका नॉर्मल कैंडिडेट का सैंपल होगा, दोनों के DNA को कंपेयर करेंगे कि दोनों के DNA में कौन क्या चेंजेस जिसकी वजह से डिजीज पेशेंट में डिजीज़ हो रही है, या इंसर्शन हुआ है या डिलीशन हुआ है, जो नॉर्मल CMA टेक्निक का भी वही प्रोसेस है। अब इस कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन में करते क्या है, जैसे नाम से दिख रहा है, एक तो जीनोमिक यानी कि जीनोम को कंपैरिजन करेंगे, कंपैरेटिव का मतलब कि कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के लिए हमें एक से ज़्यादा चाहिए, तो 2 हमें सैंपल चाहिएंगे, और हाइब्रिडाइजेशन करनी यानी कि हमें इस पूरी टेक्निक में कहीं ना कहीं कोई हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। तो इट इज़ अ टेक्निक दैट परमिट्स द डिटेक्शन ऑफ अ क्रोमोसोमल कॉपी नंबर चेंजेस विदाउट द नीड फॉर सेल कल्चरिंग। मतलब सेल कल्चरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, आप इसमें सेल में से डायरेक्ट क्रोमोसोम आइसोलेट कर सकते हैं और क्रोमोसोम को फिर डीनेचर करके उसमें से आप उसका सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बनाने के बाद आप उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं
कि इंसर्शन कहाँ पे हुआ है, डिलीशन हुआ है, कैसे हुआ है। तो इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, ये आपका एक नॉर्मल डीएनए है, नॉर्मल पेशेंट नॉर्मल कैंडिडेट का डीएनए है जो आपने स्टार्टिंग करते हैं हम सेल से, सेल्स और इधर भी सेल है। तो इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल होगा, इसमें जेनेटिक मटेरियल होगा, ये पेशेंट का है और ये वाला आपका नॉर्मल है। तो इसमें से हमने क्या किया, एल्कली से ट्रीटमेंट करने के इसको हमने कट ओपन किया और क्रोमोसोम बाहर आ गया, क्रोमोसोम को फिर हमने एल्कली से ट्रीटमेंट किया तो वो डीनेचर हो गया। दैट डीनेचर डीएनए इज रिप्रेजेंटेड हेयर। तो ये नॉर्मल डीएनए है, नॉर्मल कैंडिडेट का डीएनए जिसको हमने फ्लोरेसेंस प्रोब लगाया हुआ है, दिस इज योर फ्लोरेसेंस प्रोब। और ये एक पेशेंट का डीएनए है, पेशेंट का जीनोम है, छोटा साइज दिखाया हुआ है, और ये इसका हमने एक प्रोब लगाया हुआ है, दैट इज ऑल्सो फ्लोरेसेंट प्रोब। सो ड्यूरिंग क्रोमोसोम प्रिपरेशन वी ऐड अ फ्लोरेसेंट प्रोब। अब इन दोनों को हमने क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और दोनों का मिक्स करने के बाद इनका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद क्या होगा कि इनका एक प्रोब ये लगा हुआ है, दिस इज़ वन प्रोब, दिस इज़ वन प्रोब, दिस इज़ वन प्रोब, दिस इज़ वन प्रोब। तो इस फ्लोरेसेंस को हम डिटेक्ट कर देते हैं। ये डिटेक्ट करने के बाद हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनता है, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला ग्राफ नहीं बनता, इसमें ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके का। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो इसमें थोड़ा ग्राफ बनता है इस तरीके का कि ये आपकी रेफरेंस लाइन है और ये आपकी वन, इसको हम मान के चलते हैं 1, और इसके इधर चलता है 0.75 और इधर चलता है 1.25, ठीक है। तो अब अगर ये आपका डीएनए है, ठीक है, जो आप लेकर चल रहे थे, ठीक है। अब ये वो दो डीएनए हैं जिनको हम कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें से हम रेशियो देखते हैं रेड और ग्रीन का। रेड और ग्रीन आपके क्या है, ये है आपके फ्लोरेसेंस। तो या तो आपने पेशेंट पे रेड लगा सकते हैं या आप नॉर्मल पे आप ग्रीन लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट बदल जाएगा। अगर आपने रेड को दिया है तो फिर रेड और ग्रीन आपको यहाँ से अलग अलग चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें देख लीजिए, यहाँ पे जब आपका यहाँ पर ये दोनों आपके रेफरेंस जीनोम्स आ गए क्रोमोसोम में, जब इनको कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से स्ट्रेट चल रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, और यहाँ पे एक स्पाइक आता है जिसका जो शिफ्ट कर रहा है ग्रीन कलर की तरफ। ग्रीन कलर की तरफ मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपने इनिशियली यहाँ पर आपने इसको ग्रीन कलर दिया था और इसको आपने रेड कलर दिया था, तो यहाँ पे ग्रीन कलर आपका रेशियो में ज़्यादा आ रहा है। तो उसका मतलब ये है कि अगर ये पेशेंट की तरफ अपना यहाँ पर मतलब पेशेंट में आपका कुछ ना कुछ इंसर्शन हुआ है जिसकी वजह से ग्रीन कलर आ रहा है। अदरवाइज़ तो मतलब यहाँ तक तो नॉर्मल था, और यहाँ पर अगर ग्रीन कलर एकदम से ज़्यादा आ गया इस पोर्शन में, तो यानी कि यहाँ पर एक इंसर्शन हुआ है जो यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंसर्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये आपका इंसर्शन पार्ट है जो ग्रीन कलर से शो हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम जब आगे चलेंगे तो यहाँ पर सब दोनों में सेम चल रहा था और यहाँ पे भी दिख रहा है वो चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे जब आगे चलेंगे तो आप ना ये पोर्शन दिखा रहा है यहाँ पे इंसर्शन का, ठीक है। और जब आप और नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे एक स्पाइक बन रहा है लॉस का। लॉस मतलब जब हम रेफरेंस से नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम उसमें रेड कलर ज़्यादा आ रहा होगा, यानी कि रेड की तरफ इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहा होगा। तो यानी कि यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ से कोई एक रीज़न है तो डिलीट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो फ्लोरेसेंस है वो कम हो जाएगा। कम हो जाने का मतलब क्या होगा कि पूरे डीएनए में से आपका अगर फ्लोरेसेंस 1 था और एकदम से सडनली ये ड्रॉप हो गया 0.75 पे, तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से जो फ्लोरेसेंस प्रोब थे वो यहाँ पे डीएनए सेगमेंट ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे फ्लोरेसेंस प्रोब अटैच नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, इसको मान कर चलते हैं हम लॉस, ठीक है। तो अब तो क्या चल रहा है, नाउ लेट्स सपोज इन द पेशेंट जीनोम वन सेगमेंट इज डुप्लीकेटेड, सो इट विल बी टैग्ड लॉन्ग एंड हेंस वी विल लीड टू मोर फ्लोरेसेंस व्हेन मेजर्ड, इंडिकेटिंग अ शिफ्ट टुवर्ड्स द रेड ग्रीन स्पेक्ट्रम। तो ये पूरा ग्राफ है कि हमने ट्यूमर का डीएनए है जिसको हमने ग्रीन कलर किया है, ये नॉर्मल डीएनए जिसको हमने रेड कलर किया है, दोनों को हमने मिक्स किया, हाइब्रिडाइजेशन हुआ और इनका हमने नॉर्मल मेटाफेजिक क्रोमोसोम आइसोलेट किए, और उसके बाद ये आपने फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी करी और डिजिटल इमेजिंग प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास ये ग्राफ बन के आता है। दैट ग्राफ इज शोइंग द गेन एंड लॉस। सो प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव जीनोमिक्स, schematic overview of CGH technique. Tumor and reference DNA are labeled with a green and red fluorescence fluorochrome respectively and hybridized to normal metaphase spread. Image of the fluorescent signals are captured and the green to red signals ratios are quantified digitally for each chromosomal locus along the chromosomal axis. एक्चुअल में अगर आप इसकी फिगर देखेंगे तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ये तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, बट इसको अगर हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी की वजह से इसका कोई एक्चुअल फिगर देखेंगे, ग्राफ देखेंगे तो वैसा लगेगा। सो यहाँ पे आपकी ये आपकी रेफरेंस है जो, और ये आपकी रेड और ग्रीन कलर की तरफ जा रहा है। तो आपकी जो पीक है
वो यहाँ पे ऐसे जा रही है, तो इट मीन्स इट इज़ शोइंग एन एडिशन. सो हाई लेवल गेन ऑन लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 12. द क्लियर ग्रीन बैंड शोज द हाई लेवल गेन और एम्पलीफिकेशन ऑन द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम. यानी कि यहाँ पे जो एम्पलीफिकेशन हो रहा है, यहाँ पे डुप्लीकेशन हो सकता है या एडिशन हो सकता है, एम्पलीफिकेशन हो रहा है लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 12 की इन ए कार्सिनोमा ऑफ नेसोफेरेंजिस. यानी कि नेसोफेरेंजिस का कार्सिनोमा में आपका यहाँ पे हाई लेवल ऑफ एम्पलीफिकेशन हो रहा है ऑन द क्रोमोसोम 12q15. In addition, the comparative genomic hybridization profile displays a green to red ratio greater than 1 because the suboptimal blocking of repetitive DNA sequence in the profile. Another peak appeared at the site of centromere, which was interpreted as an artifact and neglected, then interpreted CGH results. Okay, so this is all about CGH. आपको दो रेफरेंस और पेशेंट DNA को कंपेयर करते हैं और फिर पता चलता है इंसर्शन, डुप्लीकेशन या कहीं पे भी क्या चीज़ किस तरीके से हो रही है. Okay, that's it.